जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023, जिसमें आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे सभी शिफ्टों से, उनमें लगभग 50 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रश्न रहेंगे, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में आपसे बन सकते हैं इस क्लास से। और भी बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, एक बार से आप लोग सेशन में दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, सेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुँच सके। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है दोस्तों, न थके हैं पैर कभी ना ही हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर कभी ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए आज भी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। यदि आप एग्ज़ाम में एक बार फेल हो जाते हैं तो उसी के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको दोबारा अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए ये आपको हिम्मत देगी। वही कह रहा है कि न थके हैं पैर कभी ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए आज भी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तमिलनाडु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखो, आपको यहाँ पर देखना है क्या लिखा है, तमिलनाडु, ना कि तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु त्यौहार के बारे में पूछा है। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा था तमिलनाडु के बारे में तो ये आपका मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में असम मिला था, क्या मिला था आपको? यदि असम ऑप्शन में दिया था तो ऑप्शन में असम भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो असम है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती जो ज़िले हैं वहीं पर ये तमिलनाडु त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे, तमिलनाडु महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के प्राचीन एवं लोकप्रिय त्योहारों में एक है। यह त्यौहार लोहित जिले में, याद रखेंगे, लोहित जिले में दिगारू मिसमिस, ठीक है, याद रखेंगे, दिगारू मिसमिस नाम की एक जनजाति है दोस्तों, इसी के द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, और इस त्यौहार के दौरान आप यहाँ देख सकते हैं कि सामाजिक, धार्मिक और अलौकिक मान्यताओं का प्रदर्शन किया जाता है और उसके अनुसार केवल प्रकृति की ही पूजा की जाती है। देखो, ये जो तमिलनाडु त्यौहार है दोस्तों, यहाँ पर केवल प्रकृति की पूजा की जाती है। ठीक है, और कहा जाता है यदि कोई भी प्रकोप आएगा तो उससे केवल हमें प्रकृति ही रोक सकती है। ठीक है, तो इस त्यौहार के दौरान क्या की जाती है? प्रकृति से प्रार्थना की जाती है कि हमारी रक्षा कीजिए और हमें आगे जीवन जीने का अवसर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम के सीमावर्ती जिलों में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि वह कौन सा वायसराय था जिसने प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, वह उस वायसराय का नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? कर्जन को हम हालांकि बंगाल विभाजन के रूप में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उसने क्या किया था, जो भी प्राचीन स्मारक थे उनके लिए एक कानून पारित किया था जिसका नाम था प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। ठीक है, याद रखेंगे, 1904 में वायसराय कर्जन के द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसमें जितने भी भारत के प्राचीन स्थल थे या प्राचीन स्मारक थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाती है। ठीक है, और याद रखेंगे, यह प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए प्रदान करने वाला अधिनियम था और इसे लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। इसको याद रखेंगे। और यह अधिनियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्राचीन भारतीय स्मारकों को संरक्षित एवं पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में की गई थी। ठीक है, और अलेक्जेंडर कनिंघम ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा है, भारत में वन आवरण कितना प्रतिशत भूभाग स्थित है? अगर बात की जाए भारत में कुल वनों और वृक्षों के आवरण के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कुल 24.62% वन और वृक्ष मिलते हैं। हालांकि ये आपके जो इंटरनेशनल प्रतिशत है उससे बहुत कम है। इंटरनेशनल में किसी देश की जितनी भी भौगोलिक स्थिति होगी उसका 33% वन होना अनिवार्य है, लेकिन भारत में केवल 24.62% ही वन है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनों एवं वृक्षारोपण का जो अवयव है वो 80.90 मिलियन हेक्टेयर में है और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा 13 जनवरी 2020 को
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसको जारी किया गया था, जो कि 2021 की रिपोर्ट थी। अगर बात कर लेते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। यानी कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये पहली बार कब आई थी? 1987 में आई थी। और जो भारत वन स्थिति है इसका जो 2022 में आया गया संस्करण था, ये आपका 17वां संस्करण था, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 2021 वाली आपकी 22 में आई थी, जो आपकी 2023 की रिपोर्ट होगी वो 24 में प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है। अगर बात कर लें भारतीय वन अनुसंधान की, तो इसकी स्थापना 1980 के अधिनियम से 1981 में होती है। ठीक है, 1980 का एक्ट था, और यदि पूछ ले स्थापना कब हुई थी, तो 1981 में दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना होती है। और ये जो रिपोर्ट है आपकी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये दोस्तों कहाँ से जारी की जाती है? तो याद रखेंगे देहरादून से जारी की जाती है। कहाँ से? देहरादून से। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये भी पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा दून कौन सा है? तो याद रखेंगे ये भी भारत का देहरादून भारत का सबसे बड़ा दून हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का आवरण कितना है भारत में? तो याद रखेंगे 24.62%। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर बात करते हैं दोस्तों वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो याद रखेंगे ये नारा आपका दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो। अगर बात की जाए स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो ये समाज को उसकी जड़ों से जोड़ना चाहते थे, और वेदों की ओर लौटो वापस इनका सबसे अच्छा तरीका था। अगर बात करें इनके द्वारा क्या क्या किया गया, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, मूर्ति पूजा को समाप्त करने में मदद मिलेगी, इस नारे के तहत इन्होंने कहा था। और कहा था कि लोगों में विश्वास पैदा होगा कि केवल एक ही ईश्वर है। ठीक है, अल्लाह और ईश्वर एक ही है, इस तरह से इन्होंने नारा दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में इसकी स्थापना होती है। अगर बात कर ली जाए दोस्तों वेदों की ओर लौटो का मुख्य कारण क्या था, तो याद रखेंगे जो मुगल काल के दौरान जितने भी हिंदुओं का इस्लाम धर्म अपनाया गया था, यानी कि जबरन जितने भी हिंदुओं ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, उसको वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित करना स्वामी विवेकानंद का मुख्य उद्देश्य था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसलिए उन्होंने कहा था कि अपने वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था कि भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखेंगे ये जो प्रेरणा है भारतीय संविधान में डीपीएसपी की, हम कल चर्चा कर चुके थे, इसकी अवधारणा ली गई है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, याद रखेंगे। और भारतीय संविधान में जो आपका डीपीएसपी है, इसकी अवधारणा स्पेनिश संविधान भी है, क्योंकि जो अवधारणा थी ये आयरलैंड की, ये स्पेनिश संविधान से ली गई थी। देखो, स्पेन ने आयरलैंड को दिया और आयरलैंड ने किसे दिया? भारत को दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जहां से भारत ने आयरिश संविधान से लिया है। ठीक है, याद रखेंगे। और बात की जाए डीपीएसपी की अवधारणा ली कहाँ से है, तो आयरलैंड के संविधान का एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 45। आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 में लिखा है कि जो डीपीएसपी होगा वो आपका किस प्रकार से होगा, ये सारी की सारी चर्चा की गई है। वहीं भारत में जो डीपीएसपी का उल्लेख है, ये आप सभी को पता होगा कहाँ से है। भारत में डीपीएसपी का उल्लेख आपका मिलता है दोस्तों, याद रखेंगे, एक मिनट। भारत में जो डीपीएसपी है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए डीपीएसपी होता क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, याद रखेंगे। जनतांत्रिक संवैधानिक विकास का नवीनतम तत्व है, इसको याद रखेंगे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ साथ ही विकसित हुए हैं। यानी कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो भी तभी इन्हें आयरलैंड के संविधान से लेकर भारत में जोड़ लिया गया था। ठीक है, और जो ये आयरलैंड से लिए गए ये तत्व हैं, इनका जो स्टेट है, इनका जो कारण है वो क्या है कि एक जन कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिए है? डीपीएसपी लिया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे? देखो क्या पूछ रहा है हमसे रजत पदक के बारे में, लेकिन हम कल चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। यदि आपने क्लास गौर से देखी थी तो हमने वहां पर आपको बताया था कि भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य स्थित हैं। ठीक है, याद रखेंगे कुल 19 पदक भारत ने जीते थे, जिनमें 5 गोल्ड थे, 8 रजत थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 रजत पदक जीते हैं। कितने? 8 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए पैरालंपिक की, तो पैरालंपिक की स्थापना पहली बार टोक्यो में ही की गई थी, जो 1964 में हुई थी। 1964 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है, जो कि 8 से 12 नवंबर तक चलता है, यानी कि सिर्फ 5 दिनों तक इनका आयोजन किया जाता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो पैरालंपिक है इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, कारण क्या था? तो याद रखेंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें जो सैनिक घायल हो गए थे उनके सम्मान में, याद रखेंगे रोम में 1960 में पहली बार
इसका आयोजन किया गया था, लेकिन इसका नाम पैरालंपिक नहीं रखा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसका जो नाम था दोस्तों पैरालंपिक नहीं रखा गया था, लेकिन रोम में इसकी स्थापना हो गई थी 1960 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1960 में स्थापना थी, लेकिन जो पैरालंपिक नाम से आयोजन हुआ है वो पहली बार 1964 में टोक्यो में हुआ था, जो कि 5 दिनों तक चला था। क्यों हुई थी तो आपको पता चल गया होगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक शहीद हुए थे, शहीद नहीं हुए थे, जो अपंग हो गए थे यानी कि विकलांग हो गए थे, तो उनके सम्मान के लिए, यानी कि उनको ऐसा महसूस ना हो कि हम इस दुनिया पर बोझ रह गए हैं, तो उनको खेल के माध्यम से समाज में जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये भी याद रखेंगे। अगर बात कर लें हम टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में, तो भारत ने 1 स्वर्ण, जहां पर 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 1 स्वर्ण आपका दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त चर्चा करते हैं टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर के बारे में। तो दोस्तों इसका शुभंकर था मिराई तोबा। क्या नाम था? याद रखेंगे। इसकी कल चर्चा भी की थी हमने। मिराई तोबा इसका शुभंकर था, जबकि इसका शुभंकर जो टोक्यो पैरालंपिक है, इसका शुभंकर दोस्तों सोमेटी था। क्या नाम था? सोमेटी इसका शुभंकर था। इसको भी याद रखेंगे। जबकि जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक हुए हैं, इनका जो शुभंकर है वो आपका बिंग डुएन है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 रजत पदक भारत ने जीते थे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है वॉलीबॉल प्रतियोगिता को कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? क्या कह रहा है? जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता होती है इसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर कुल 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए वॉलीबॉल की, तो पहली बार इसे 1964 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। ये भी याद रखेंगे। और एक गेम जो होता है वॉलीबॉल का, वो 5 सेट का होता है, और पहले 4 सेट 25 अंकों के। यदि 2 सेटों पर 2-2 के स्थान पर बराबरी छूटती है, तो 5वां सेट आपका सिर्फ 15 अंकों का होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जो ओलंपिक के सेटों की बात की जाए, कुल खेल जो होता है 5 सेटों का होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 6 खिलाड़ी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कहा था कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। इसका आयोजन बर्मिंघम में हुआ था। अगर चर्चा कर ली जाए दोस्तों, यहाँ पर भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे। कितने? 61 पदक, जिनमें से दोस्तों आपके 23 ब्रॉन्ज थे। कितने थे? 23 ब्रॉन्ज थे दोस्तों। इसके साथ साथ आपके 16 सिल्वर थे। ठीक है, 16 सिल्वर थे, और आपके 22 कितने थे? गोल्ड थे। ठीक है, 22 गोल्ड थे। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस तरह से भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। अगर चर्चा कर ली जाए दोस्तों, भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत को 4था स्थान मिला था, जबकि फर्स्ट स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया रहा था। और सेकंड स्थान पर आपका इंग्लैंड था। ठीक है, कौन था? इंग्लैंड। और थर्ड स्थान पर आपका कौन हो जाता है? आपका कनाडा हो जाता है। ये भी याद रखेंगे, जो कि बर्मिंघम में आयोजित हुए थे कॉमनवेल्थ गेम। इसमें प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड तथा तीसरे स्थान पर कनाडा रहा था, और 4th स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका शुभंकर जो था दोस्तों, वो पेरी द बुल था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है रासलीला पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, अगर बात कर ली जाए रासलीला के बारे में दोस्तों, तो ये मणिपुर की प्रसिद्ध लोक नृत्य है आपका रासलीला, जैसे हम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, इससे संबंधित हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? रासलीला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो अगर चर्चा कर ली जाए रासलीला की, तो इसके अतिरिक्त दोस्तों ये जो रासलीला है, ये आपकी असम में भी मनाई जाती है। कहाँ पर मनाई जाती है? असम में। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो चर्चा रहती है वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की रहती है। क्यों रहती है? तो याद रखेंगे, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य भारत का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, और इसकी जो उत्पत्ति है, इसका उत्पत्ति ही मणिपुर में हुई है। इस कारण इसका नाम भी मणिपुर रखा गया है। तो याद रखेंगे। बात की जाए इसमें होता क्या है, तो हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है मणिपुरी नृत्य, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। जब भी राधा और कृष्ण की बात की जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर रासलीला का प्रमुख रूप से आना हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से की जाती है, याद रखेंगे। ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण होते हैं, और जो गोपियाँ होती हैं ये रहती हैं, और राधा के रूप में ये क्या करती हैं? नृत्य करती हैं भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए। ठीक है, तो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है, जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। यदि ऑप्शन में मणिपुर नहीं था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। क्या हो जाएगा? असम। असम में भी क्योंकि रासलीला मनाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है जनवरी 2022 तक याद रखेंगे, किस आईपीएल टीम की मार्केट वैल्यू 7500 करोड़ रुपए हो गई? इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आया था, या फिर ये पूछा था कि ऐसी कौन सी स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है, यानी कि आईपीएल की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो याद रखेंगे, यदि बात की जाए भारत की पहली यूनिकॉर्न आईपीएल टीम कौन है, यूनिकॉर्न आपकी, तो याद रखेंगे ये हो जाएगी दोस्तों सीएसके। कौन हो जाएगी? सीएसके, यानी कि चेन्नई सुपर किंग भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ठीक है, जो टीम चेन्नई सुपर किंग है, ये भारत की पहली यूनिकॉर्न है। अगर बात कर ली जाए आईपीएल 2023 में चेन्नई की कुल वैल्यू कितनी है? 8800 करोड़।
वहीं केकेआर की 8400 करोड़, लखनऊ सुपर जायंट की 8200 करोड़, दिल्ली कैपिटल की 7900 करोड़, जबकि आरसीबी की 7800 करोड़ और राजस्थान रॉयल की 7600 करोड़। ठीक है, तो यदि ऑप्शन में आपसे करंटली पूछा था कि 75 करोड़ किसकी हुई हाल ही में, तो याद रखेंगे उसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की ही क्लोजली लग रही है 7500 करोड़ की, इस कारण राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों आईपीएल की, तो आईपीएल जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। वर्तमान में आईपीएल में कुल 10 टीमें प्रतिभाग करती हैं और आईपीएल 2023 में 16वें संस्करण का जो खिताब है वो आपका चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। इसमें जो आपके पर्पल कैप बने हैं वो आपके शुभमन गिल बने हैं। कौन बने हैं? शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल बने हैं, इसको याद रखेंगे। और इसके अतिरिक्त जो आपकी जो ऑरेंज कैप है वो शुभमन गिल ने जीती है, जबकि पर्पल कैप दोस्तों आपकी मोहम्मद शमी ने जीती है। ठीक है, याद रखेंगे ऑरेंज कैप आपकी रनों के लिए होती है, जबकि पर्पल कैप विकेटों के लिए होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भरतनाट्यम का मूल स्रोत है, यानी कि भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है ये किस पुस्तक में मिलता है। तो याद रखेंगे जो भरत मुनि थे, भारत के एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है भरत मुनि, इनके द्वारा एक रचित नाट्य शास्त्र लिखा गया था। क्या लिखा गया था दोस्तों? नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक थी। और इसी के साथ नंदीकेश्वर की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अभिनय दर्पण। क्या नाम था? अभिनय दर्पण। ठीक है, ये दोनों पुस्तकों में साथ ही दोस्तों पहली बार क्या मिलता है? भरतनाट्यम का उल्लेख मिलता है, जो कि भरतनाट्यम आपका भारत का सबसे प्राचीन नृत्य कहाँ पर मिलती है जानकारी? नाट्य शास्त्र में मिलती है। इसके अतिरिक्त और कहाँ पर मिलती है? तो नंदीकेश्वर का एक दर्पण है जिसका नाम है अभिनय दर्पण। ठीक है, तो इन दोनों में क्या मिलती है? भरतनाट्यम की जानकारी मिलती है। अगर बात की जाए भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, इसका आयोजन दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में होता है। और याद रखेंगे इसे पहले सदर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? सदर अट्टम या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर चर्चा कर लें दोस्तों भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों में, तो याद रखेंगे अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह और बैजंती माला, स्वप्ना सुंदरी, रोहिंटम कामा और लीला सैमसन तथा बाला सरस्वती आदि आपके क्या है? कलाकार संबंधित हैं। देखो भरतनाट्यम जो होता है इसमें महिलाएं ही क्यों आती हैं? क्योंकि याद रखना दोस्तों इसमें कोई भी पुरुष नहीं होगा। यदि पुरुष भी होगा तो वो आपका महिला का वेश धारण करेगा, क्योंकि ये दोस्तों जो भरतनाट्यम है ये आपका एकल महिला शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे एकल महिला शास्त्रीय नृत्य, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और जो महिलाएं होती हैं ये मंदिर में भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करती हैं? भरतनाट्यम करती थी। ऐसी जानकारी प्राचीन स्रोतों से मिलती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र, जो कि प्रमुख है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जल समृद्धि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो जल समृद्धि योजना की बात की जाए यहाँ पर दोस्तों लॉन्च की है झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा। झारखंड के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई जिसका पूरा नाम था नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये कब हुई थी? तो 2020 में 4 मई को रिलीज हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी इलाके में रहने वाले लोग हैं इनको रोजगार देना था। और इसका ये जो मुख्य उद्देश्य था इसमें किसानों को पानी की समस्या से दूर करना था। ठीक है, इस योजना के तहत गरीबों को रोजगार भी मिल जाएगा और क्या हो जाएगा? किसानों की समस्याएं जो पानी से संबंधित होगी वो भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा हेमंत सोरेन ने कहा था, जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है नई शिक्षा नीति के तहत हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो याद रखेंगे जो नई शिक्षा नीति आई थी उसके द्वारा हाल ही में 2023 में दोस्तों सार्थक योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, सार्थक योजना लॉन्च की गई है। अगर बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, तो ये दोस्तों 34 वर्ष बाद जारी की गई है। याद रखेंगे इस नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का जो नाम है वो बदलकर क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। ठीक है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। ठीक है, अगर बात कर ली जाए दोस्तों प्रथम शिक्षा नीति के बारे में, तो 1968 में DS कोठारी की अध्यक्षता में आई थी, ये भी याद रखेंगे। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी थी और याद रखेंगे 1992 में इसमें कुछ संशोधन भी हुआ था। ठीक है, लेकिन 34 वर्षों के पश्चात बहुत ही बड़े विचार विमर्श के बाद 29 जुलाई 2020 को, याद रखेंगे 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ठीक है, 1986 में जो शिक्षा नीति थी दोस्तों वो आपकी 10+2 पर आधारित थी, लेकिन जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर, इसका जो स्थान है उसको वो है आपका 5+3+3+4। ठीक है, याद रखेंगे इसका जो फॉर्मूला है 5+3+3+4 फॉर्मूला के रूप में नई शिक्षा नीति लॉन्च की गई है। पहले 10+2 पर आधारित थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है राउत नाचा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये भी आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाएगा। कौन सा? राउत नाचा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका मड़ई जो लोक नृत्य होगा वो भी आपका छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मड़ई के अतिरिक्त आपका कौन सा? हरेली जो त्यौहार है ये कहाँ से हो जाएगा? ये भी छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में राउत नाचा एक
अनुष्ठानिक नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यदि पूछा जाए कौन सा आदिवासी समुदाय है, तो दोस्तों ये यादव समुदाय है। ठीक है, ये आदिवासी लोग हैं। दीपावली पर किए जाने वाले एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे हम राउत नाचा के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, विशेष जो वेशभूषा है उसमें सजी हुई लाठी को लेकर ये टोल मटोली करते हुए नाच गाना करते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्यों के बारे में, तो लोक नृत्य में बात की जाए सुआ हो जाएगा, राउत नाचा हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, ककसार हो जाएगा और गौर नृत्य हो जाएगा, जो कि प्रमुख है। जबकि छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की बात की जाए, जिनमें से पंडवानी, भरथरी, चंदेनी, डोला मारू, ददरिया और बांस गीत ये प्रमुख लोक गीत हैं आपके। जबकि लोक नृत्य कौन से हो जाएंगे, सुआ, राउत नाचा, कर्मा, का ककसार और गौर नृत्य प्रमुख हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है करजन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था। तो याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को करजन के द्वारा बंगाल विभाजन की क्या की गई थी, डेट रखी गई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन की जो डेट थी वो 16 अक्टूबर 1905 थी। जबकि इसकी अगर घोषणा की बात कर ली जाए दोस्तों, इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा उस समय घोषणा की गई थी कि 16 अक्टूबर 1905 को हम क्या कर देंगे, बंगाल का विभाजन कर देंगे। इसका जो मुख्य कारण था उसने बताया था कि यहाँ पर प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे इसके बाद राजनीतिक विरोध होता रहता है। इसके बाद जब मैडम मैरी और जॉर्ज परजम भारत आते हैं तो इनके उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता है। वहीं पर बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। बंगाल को पुनः जो बंगाल विभाजन था उसका रद्द कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1911 को, जब जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी आते हैं तो उन्हीं के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार आयोजित होता है। और दिल्ली दरबार में ही बंगाल का जो पिछली बार जो 1905 में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात कर ली जाए करजन के बारे में, तो दोस्तों भारत का सबसे युवा वायसराय था, इसको याद रखेंगे। मात्र 39 वर्ष की आयु में 1899 से 1905 तक क्या रहा था, इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है अक्टूबर 2022 में भारत के महान्यायवादी किसे घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे अक्टूबर 2022 में बने हैं दोस्तों आर वेंकट रमणी। ये दूसरी बार भारत के महान्यायवादी बने हैं। इससे पहले ये 12 से 16 तक रह चुके थे। ठीक, अगर बात की जाए वर्तमान में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त किया गया है। औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर 2022 को इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया था। वर्तमान में आर वेंकट रमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, यदि पूछ लेगा दोस्तों भारत के पहले महान्यायवादी या फिर पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे दोस्तों MC सीतलवाड़। कौन हो जाएंगे, MC सीतलवाड़। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो एग्जैक्टली उसके ऑप्शन पता नहीं थे। तो संतूर वादक की अगर बात की जाए तो इसमें पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी आपके प्रमुख संतूर वादक रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात कर ली जाए पंडित शिव कुमार शर्मा की, तो इनका जन्म 1938 में जम्मू कश्मीर राज्य के में हुआ था। और ये जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध संगीतकार तथा संदूक वादक थे, संतूर वादक थे। ठीक है, अगर बात की जाए उस्ताद जाकिर हुसैन की, तो दोस्तों ये तबला वादक थे। बिस्मिल्लाह खां की बात की जाए तो ये कमरुद्दीन खान इनका मूल नाम था। और दोस्तों ये शहनाई बजाते थे। जो बिस्मिल्लाह खान है ये क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। अगर पंडित भीमसेन जोशी की बात की जाए तो ये कर्नाटक जो संगीत है इसके प्रमुख संगीतकार थे। और इनका जो घराना था, जो भीमसेन जोशी है, इनका जो घराना था दोस्तों ये किराना घराना से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अभी हाल ही में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा या फिर भजन सोपारी, कोई ना कोई ऑप्शन में दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों का था भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद स्थित हैं। तो बात की जाए वर्तमान में भारतीय अगर संविधान की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 470 अनुच्छेद मिलते हैं, 12 अनुसूचियाँ तथा 25 लगभग भाग मिलते हैं। दोस्तों इसका जो कारण है, ये अनुच्छेद बढ़ने का जो कारण है ये क्या है, तो जो आपके जितने भी संशोधन हुए, कोई अनुच्छेद A हो गया, B हो गया, C हो गया, इस तरह से जिस प्रकार अनुच्छेद 39A है, 43A है, 48 है, इस तरह से जब अनुच्छेदों की संख्या बढ़ जाती है तो टोटल वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, 470 अनुच्छेद हैं। अगर बात करें हम दोस्तों मूल संविधान की, तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद थे तथा 22 भाग थे। और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, जो कि आपकी 12 अनुसूची हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 9वीं अनुसूची आपकी प्रथम संविधान संशोधन के तहत, जबकि 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अगर चर्चा करें 11वीं अनुसूची की, तो आपकी 73वें संविधान संशोधन के तहत, जबकि 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो जो हमने देखा कि विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें वर्तमान में क्या है दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं और तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसकी हमने चर्चा की थी शुरुआत में कि इसका जो शुरुआत हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से हुई थी। कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में 2018 में हुई थी। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जाए तो पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। और दूसरा आयोजन दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में 2020 से
20 जनवरी 2019 को, जबकि तीसरा आयोजन आपका 18 जनवरी से 30 जनवरी को गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो पहला दिल्ली में हो जाएगा, दूसरा आपका महाराष्ट्र में, जबकि तीसरा असम में जो कि गुवाहाटी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर बात कर लें हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया है, जिनमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा, जबकि तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, और जो 4th खेलो इंडिया गेम्स थे, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, ये दोस्तों आपके हुए थे पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पर हुए थे? पंचकुला हरियाणा में। कुल मिलाकर अभी तक केवल 5 ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारत के चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों, वो राजीव कुमार है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा तो राजीव कुमार हो जाएगा। यदि केवल चुनाव आयुक्त पूछा था, दोस्तों यहाँ पर अरुण कुमार गोयल को नियुक्त किया गया था। ठीक है, नवंबर दिसंबर में अरुण कुमार गोयल को चुनाव आयुक्त घोषित किया गया था, जबकि मुख्य चुनाव पूछा है तो आपके राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग के प्रथम सुकुमार सेन थे, याद रखेंगे। और भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी थी, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर चुनाव आयोग के उल्लेख की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। और जो चुनाव आयोग है ये मुख्य रूप से लोकसभा, राज्यसभा तथा विभिन्न राज्यों के चुनाव करवाता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के चुनाव भी करवाता है, यानी कि जो आपकी राज्यसभा होगी RS, LS, और इसके साथ स्टेट चुनाव। ठीक है, स्टेट चुनाव जो होंगे वो भी चुनाव आयोग कराएगा, जो राष्ट्रीय है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति का चुनाव, ये जिसका कार्य है वो आपका भारतीय चुनाव आयोग का कार्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चुनाव आयोग की स्थापना आपकी 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन बना था? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर थे वो आपके दिव्येंदु बरुआ थे। कौन थे? दिव्येंदु बरुआ थे, जो कि 1991 में इस उपाधि से सम्मानित हुए थे। यानी कि दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? दिव्येंदु बरुआ। जबकि बात की जाए भारत के पहले 1988 में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंदन थे, और इनको पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला पुरस्कार किसे मिला था? विश्वनाथ आनंदन को मिला था। कब मिला था? तो 1990-91 में मिला था। ठीक है, और बात की जाए रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बारे में, तो भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, याद रखेंगे। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जो उपाध्यक्ष हैं वो दोस्तों आपके विश्वनाथ आनंद है, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर की बात की जाए, जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं, ये दोस्तों आपके विप्ला प्रणीत हैं, जो कि तेलंगाना के रहने वाले खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कह रहा है कि कृषि में कौन से पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो याद रखेंगे, जो कृषि में रासायनिक पदार्थ होते हैं, यदि रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते रहेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें मृदा की उर्वरकता जो होती है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मृदा में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो मृदा को बार बार तोड़ते रहते हैं। ठीक है, जब आप रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते रहेंगे तो इसमें मृदा को जो भी जीवाणु हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और जिस कारण मृदा प्राकृतिक रूप से उपस्थित लाभदायक जीव जंतुओं एवं फफूंद और जीवाणु की संख्या घटने लगती है, और फलस्वरूप मृदा की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपको कभी भी रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जबकि आप जैविक पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे पदार्थ? जो कि जैविक, जैसे कंपोस्ट खाद है, यानी कि गोबर की खाद, इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। ये कृषि के लिए सबसे उपयोगी साबित होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था, स्थायी बंदोबस्त बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जब दोस्तों भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ यानी कि बंगाल में, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, याद रखेंगे। तो इसको ऑप्शन में स्थायी बंदोबस्त नहीं था, सॉरी, आपसे स्थायी बंदोबस्त नहीं पूछा था, इसको इंग्लिश वर्जन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि परमानेंट सेटलमेंट के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इस तरह से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त एक ही बात है। और इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो जमींदार थे, इनके द्वारा एक संयुक्त रूप से घोषित किया गया था घोषणा पत्र, और इसमें जो किसान होंगे, किसानों से जो टैक्स होगा वो जमींदार लेंगे, और जमींदारों से टैक्स कहाँ पर जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। ऐसी व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे एक स्थायी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसे याद रखेंगे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। और भारत में जो दोस्तों सिविल सर्विस का जनक है वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है। कौन सा? जो सिविल सर्विस होती है, यानी कि वर्तमान में आप देखते हैं किसका? डीएम का पद, यानी कि जो आपकी कौन सी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी करवाता है। ठीक है, यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, यानी कि सिविल सर्विस की जो परीक्षाओं का जनक है वो आपका भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं की यदि प्रमुख की बात की जाए तो ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति दिया होगा। ठीक है, राष्ट्रपति दिया होगा, याद रखेंगे। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, इसके साथ ही ये भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। यदि ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं था तो दोस्तों याद रखेंगे
चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जिसे हम CDS के नाम से जानते हैं। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख हो जाता है राष्ट्रपति के बाद, ठीक है। पहले राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बाद कौन हो जाता है? CDS हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसका सर्जन जो हुआ था 2019 में हुआ था। जो CDS का पद है इसका सर्जन कब हुआ दोस्तों? ये 2019 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और भारत के पहले CDS कौन थे? बिपिन रावत थे, जबकि दूसरे वर्तमान में रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान बने हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है केलू चरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो केलू चरण महापात्रा जो होंगे वो दोस्तों आपके हो जाएंगे ओडिसी से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकारों की बात की जाए तो जिनमें सुजाता महापात्रा, केलूचरण महापात्रा, रविकांत महापात्रा, गंगाधर प्रधान और इंद्राणी रहमान आदि प्रमुख कलाकार हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और बात की जाए दोस्तों केलूचरण महापात्रा के बारे में तो ओडिसी नृत्य के प्रथम ऐसे नर्तक हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ओडिसी नृत्य का क्वेश्चन पूछ लेगा पहला नर्तक कौन है जिसे पद्म विभूषण मिला, तो वो हो जाएंगे आपके केलूचरण महापात्रा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है मकर संक्रांति को माघ साजी किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। यदि मकर संक्रांति की बात की जाए तो माघ साजी के नाम से दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय तौर पर मकर संक्रांति को माघ साजी कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इसका आयोजन हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में किया जाता है, ठीक है। माघ महीने में कारण होता है, इसी कारण हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? माघ साजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसे जो केरल है, कहाँ? केरल में दोस्तों इसे बिशु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बिशु नाम से, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा था प्रसिद्ध व्यक्ति वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका दोस्तों रिपीट हुआ था। क्या हुआ था? इससे पहले भी क्वेश्चन हम इसको करवा चुके हैं, CGL इसी वर्ष पूछा था, ठीक है। तो इसको ये रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म 1929 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। और कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसका भी उद्गम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ही हुआ है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत हुई? यदि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की बात की जाए तो दोस्तों वायसराय जो रिपन था इसके द्वारा 1882 में, कब? 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। और इसके साथ साथ ही इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में भारत आया था, इसको 82 में इसने खत्म कर दिया था, ठीक है। किसने? रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था। और वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था ये आपका मेयो के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? सॉरी, मेयो के नहीं, माफी चाहेंगे, मेयो के शासनकाल में नहीं आता, ठीक है। ये आपका आया था जो मेयो के बाद वायसराय बना था। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं, ठीक है। रिपन के शासनकाल में इसको खत्म कर दिया, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये जो भारत के जो स्थानीय समाचार पत्र थे उनको निरस्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रथम महिला अध्यक्ष PT उषा हो जाएंगी, जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है, ठीक है। वर्ष 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था, ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे या फिर गठनकर्ता थे उनका नाम था दोराब जी टाटा। क्या नाम था? दोराब जी टाटा इसके प्रथम क्या थे दोस्तों? याद रखेंगे, गठनकर्ता थे या अध्यक्ष थे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। भारतीय ओलंपिक के इतिहास में भारतीय पहले जो महिला अध्यक्ष बनी है ओलंपिक इतिहास की, वो बनी है PT उषा, याद रखेंगे। और PT उषा का जन्म केरल राज्य के पयोली नामक ग्राम में हुआ था। PT उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और PT उषा को दोस्तों पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो आपको चर्चा में रहा है क्योंकि ये पयोली गाँव से संबंधित थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 2018 एशियन गेम्स में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो यहाँ पर या तो आपसे उद्घाटन पूछा होगा दोस्तों, या उद्घाटन पूछा होगा इसके बाद, या फिर पूछा होगा समापन, ठीक है। इनमें दोनों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर उद्घाटन पूछा है और समापन पूछा है तो ये अलग अलग क्वेश्चन बन जाती है। यदि उद्घाटन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? ध्वजवाहन किया था। जबकि ध्वजवाहक समापन समारोह में आपकी रानी रामपाल बनी थी, जो कि उस समय भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी, याद रखेंगे। इनके द्वारा क्या किया गया था? एशियन गेम्स 2018 के जो आयोजन हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में। कहाँ पर? पालेमबांग में। ये दो जगह स्थान थे जहाँ पर जकार्ता और पालेमबांग में जो एशियन गेम्स 2018 थे इनका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में, ठीक है। और इसमें भारत का उद्घाटन करता है ध्वजवाहक कौन था? नीरज चोपड़ा। जबकि समापन में रानी रामपाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 2018 में एशियाई खेलों में भारत ने पदक तालिका में कुल 69 पदकों के साथ 8वें स्थान पर रहा था। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख है? तो ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ये अनुच्छेद 137 में हमने बताया था कि जो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई फैसला दे दिया तो दोस्तों उसमें क्या करेगा? दोबारा से उसका निर्णय की समीक्षा करेगा, यानी कि जो यदि कोई गलती हुई तो उसको सुधार कर सकता है, या फिर अपने जो भी निर्णय हैं उनको वापस भी ले सकता है, ठीक है। तो जो भी निर्णय यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सुना दिया है तो उसका जो न्यायिक पुनरावलोकन होगा वो अनुच्छेद 137 शक्ति देता है कि सुप्रीम कोर्ट उसका क्या करेगा? पुनः समीक्षा करेगा, ठीक है। और यह प्रावधान जो है दोस्तों भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज क्लास।
उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपसे निवेदन है एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह की क्लासों को बनाने में, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखते रहिए GS बाय DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल इसी वक्त इसी एनालिसिस के साथ। जय हिंद।